कल्पना कीजिए कि आपको हर दिन अपमानित किया जाए, उस घर में कचरे की तरह सिया जाए जहां आप काम करते हैं, और आपके पास मदद के लिए कोई न हो। यही मारिया की जिंदगी थी, जब तक कि एक छोटा सा रहस्य सब कुछ बदल नहीं देता। लेकिन जब ताकत उसके हाथ में थी, किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। अंत तक बने रहें, क्योंकि यह मोड़ आपके होश उड़ा देगा। सूरज पहाड़ियों के पीछे से उगने लगा था, आकाश को नरम नारंगी और गुलाबी रंगों में रंगता हुआ। लेकिन पैट्रिशिया की हवेली के भीतर न तो कोई गर्माहट थी और न ही कोई खूबसूरती। दीवारें ठंडी थीं, शानदार चित्रों से सजी हुईं, और सन्नाटा केवल मारिया की झाड़ू की आवाज से टूट रहा था, जो संगमरमर के बेदाग फर्श पर तेजी से चल रही थी। वह जल्दी जल्दी साफ कर रही थी, जैसे समय के खिलाफ जंग लड़ रही हो। जरा सी गलती उसकी मुश्किलें बढ़ा सकती थी। जैसे ही मारिया ने गलियारे में पैट्रिशिया की हील्स की पहचानने योग्य आवाज सुनी, उसका शरीर सख्त हो गया। हील्स की क्लिक की आवाज खतरे की चेतावनी जैसी गूंज रही थी। मालिकिन के कमरे में दाखिल होने से पहले ही मारिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। पैट्रिशिया कॉफी का एक कप हाथ में लिए हुए अंदर आई। उसने एक नीला परफेक्ट फिटिंग वाला ड्रेस पहना हुआ था और उसके गहने चमक रहे थे। वह किसी फैशन मैगजीन से निकली मॉडल जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी तीखी नजर ने पूरे दृश्य का आकर्षण खत्म कर दिया। बिना कुछ कहे उसने कॉफी का एक घूंट लिया और तुरंत अपनी नाक सिकोड़ ली, जैसे उसने झर छक लिया हो। मारिया! उसने चिल्लाया। उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। मारिया दौड़ पड़ी, हाथ में सफाई का कपड़ा पकड़े हुए। वह उस तिरस्कारपूर्ण स्वर की इतनी आदी हो चुकी थी कि उसका शरीर अपने आप प्रतिक्रिया करने लगा। जब वह डाइनिंग रूम में पहुंची, पैट्रिशिया खड़ी थी, जैसे कप को किसी हथियार की तरह पकड़ रखा हो। यह कॉफी है या गंदा पानी? उसने कप को ऊपर उठाते हुए कहा, ताकि मारिया अंदर का गाढ़ा तरल देख सके। मारिया ने गले में फंसी आवाज को निगल लिया। उसे पता था कि कॉफी अच्छी बनी है। वह हमेशा घर के शेफ के बताए अनुसार ही बनाती थी, लेकिन पैट्रिशिया के साथ चाहे मारिया कितनी भी कोशिश कर ले, गलती उसी की मानी जाती थी। मैं दूसरी बना देती हूँ, माफ कीजिए मैडम। उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट में निकल रही थी। पैट्रिशिया ने अपनी भौं उठाई और एक व्यंग्यात्मक हंसी छोड़ी। माफ? नहीं मारिया, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक बात समझनी है, तुम्हारे जैसे लोग बस दूसरों की गंदगी साफ करने के लिए होते हैं, और देखा जाए तो तुम उसमें भी नाकाम हो। मारिया कुछ कह पाती, इससे पहले ही पैट्रिशिया ने कप को सफेद संगमरमर के फर्श पर पलट दिया, जिससे कॉफी का तरल धीरे धीरे उसके पैरों के पास फैलने लगा। फिर उसने अपने जूते की नोक से सफाई वाले कपड़े को धक्का दिया। इसे अभी साफ करो, और आज के दिन और गड़बड़ मत करना। मारिया धीरे धीरे नीचे झुकी। उसके घुटने ठंडे फर्श को छू रहे थे। उसने कपड़ा उठाया और कॉफी साफ करने लगी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। जब वह फर्श को रगड़ रही थी, उसकी आंखें जलने लगीं, लेकिन उसने आंसुओं को गिरने नहीं दिया। कम से कम पैट्रिशिया के सामने तो बिल्कुल नहीं। जब पैट्रिशिया तेज कदमों से कमरे से बाहर चली गई, तो मारिया कुछ सेकंड के लिए फर्श पर ही बैठी रही, सफाई वाले कपड़े को जोर से दबाए हुए। उसकी सांसें भारी थीं। हर एक कठोर शब्द अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। तुम्हारे जैसे लोग बस दूसरों की गंदगी साफ करने के लिए होते हैं। मारिया ने फर्श की तरफ देखा और तरल में अपना धुंधला प्रतिबिंब देखा। वहां सिर्फ बिखरी हुई कॉफी नहीं थी, वहां उसकी उम्मीदें और उसकी गरिमा भी थी, जो एक बार फिर कुचली जा चुकी थी। लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ अलग हुआ। एक शांत आग जलने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। यह पहली बार नहीं था जब उसके साथ ऐसा हुआ हो। बचपन से ही उसने खुद को कम आंका जाना महसूस किया था, लेकिन उस सुबह कुछ अलग लग रहा था। पैट्रिशिया के हर ताने और हर अपमान ने उसके भीतर कुछ बड़ा बना दिया था। एक दिन मैं यहां नहीं रहूंगी, उसे पता नहीं था कि कैसे, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह इस जगह से बाहर जाएगी, और जब वह जाएगी तो सिर ऊंचा करके जाएगी। बाहर सूरज हवेली को रोशन कर रहा था, लेकिन मारिया के भीतर तूफान अभी भी चल रहा था। उसे यह नहीं पता था कि उसकी किस्मत उसके लिए कुछ बड़ा प्लान कर चुकी है, और वह गिरा हुआ कॉफी कप सिर्फ पहला संकेत था कि चीजें बदलने वाली हैं। उस दोपहर घर सामान्य से भी अधिक शांत था। मारिया ऊपर की मंजिल पर अकेली थी और मेहमानों के एक कमरे की सफाई कर रही थी।
ये घर का सबसे कम इस्तेमाल किया जाने वाला कमरा था, जिसमें पुराने फर्नीचर सफेद चादरों से ढके हुए थे। कमरे में पुरानी लकड़ी की गंध और पैट्रिशिया के महंगे इत्र की खुशबू अभी भी बसी हुई थी। धूल भरी खिड़कियों से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे माहौल उदासीन लग रहा था। जब वह भारी पर्दों को हटाकर उन पर जमी धूल साफ कर रही थी, उसकी नज़र एक पुरानी लकड़ी की छोटी दराज पर पड़ी, जो एक पुरानी चाबी से बंद थी। मारिया ने उसे अनदेखा करने की सोची, लेकिन जिज्ञासा ने उसे जकड़ लिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, जैसे कोई भी अचानक आकर उसे ऐसी जगह छेड़छाड़ करने के लिए दोषी ठहरा सकता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। अचानक उसने एक चमकदार चीज को सजावटी फूलदान के पास देखा। एक चाबी किस्मत जैसे उससे खेल रही थी। मारिया ने चाबी उठाई, लेकिन उसकी पकड़ में झिझक थी, जैसे वह किसी निषिद्ध रहस्य का ताला खोलने वाली हो। चाबी आसानी से घूमी और एक हल्की क्लिक के साथ दराज खुल गई। दराज के अंदर कुछ कागजों का एक छोटा सा बंडल रखा था, लेकिन एक विशेष लिफाफे ने उसकी नजरें खींच लीं। यह पुराना था, किनारों पर समय की मार से पीला पड़ चुका था, और उस पर हाथ से लिखे सुंदर अक्षरों में एक नाम था, मैनुअल दोस सांतोस, उसके पिता का नाम। यह नाम देखकर उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसके हाथ कांपने लगे जब उसने लिफाफे को पकड़ा। यह यहां कैसे पहुंचा? उसके पिता, जो वर्षों पहले गुजर चुके थे, का नाम इस परिवार में क्यों था? मैनुअल का नाम उनके घर में एक अनजान विषय था, जिसके बारे में शायद ही कभी कुछ कहा जाता। मारिया को उनके बारे में ज्यादा पता नहीं था, बस इतना कि वह एक ईमानदार व्यक्ति थे, जिन्होंने आखिरी सांस तक परिवार के लिए संघर्ष किया था। लेकिन इस लिफाफे का यहां होना कई सवाल खड़े कर रहा था। मारिया ने लिफाफा धीरे धीरे खोला, जैसे वह कागज पल भर में बिखर जाएगा। अंदर एक पुराना पत्र और एक मुड़ा हुआ दस्तावेज था। उसने पत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें पंक्तियों को तेजी से चाटती जा रही थीं। मैनुअल, जो कुछ हुआ वह तुम्हारे साथ न्याय नहीं था। उन्होंने वह सब कुछ छीन लिया जो तुम्हारा था, लेकिन तुम हार नहीं मान सकते। तुम्हारे परिवार का जो अधिकार है उसे वापस पाने का एक मौका है, लेकिन हमें सतर्क रहकर कदम उठाने होंगे। पत्र के कुछ हिस्से समय की वजह से मिट चुके थे। इसके साथ लगे दस्तावेज भी अधूरे थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जिसने मारिया की धड़कन रोक दी। एक पुरानी भव्य संपत्ति का उल्लेख और एक हस्ताक्षर, जिसे वह तुरंत पहचान गई। यह पैट्रिशिया के परिवार का उपनाम था। मारिया ने पत्र को अपने सीने से लगाया और गहरी सांस लेते हुए उस जानकारी को पचाने की कोशिश की। क्या उसके पिता के साथ धोखा हुआ था? क्या पैट्रिशिया के परिवार का इसमें हाथ था? यह सब समझने के लिए उसके पास ज्यादा समय नहीं था, और उसे इस बारे में सावधानी से काम लेना था। वह जानती थी कि अगर उसने सीधे पैट्रिशिया से पूछा तो उसे उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसी बीच उसने पास में किसी के कदमों की आवाज सुनी। उसने जल्दी से लिफाफे को वापस दराज में रखा और उसे बंद कर दिया। उसकी सांसें थम गईं। दरवाजे के पास पैट्रिशिया खड़ी थीं। उसके ऊंची एड़ी वाले जूते की आवाज खतरे का संकेत थी। तुम ऊपर क्या कर रही हो, मारिया? उसने संदेह से अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। मारिया का खून जैसे ठंडा हो गया। बस सफाई खत्म कर रही थी, मैडम। उसकी आवाज में झिझक थी, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की। पैट्रिशिया ने कमरे का एक आखिरी बार मुआयना किया, जैसे कुछ असामान्य खोजने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने एक तिरस्कारपूर्ण इशारा किया। समय बर्बाद मत करो, नीचे बाथरूम तुम्हारी सफाई का इंतजार कर रहा है। जाओ, जल्दी करो। मारिया ने जल्दी से सिर हिलाया और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, उसने रेलिंग को कसकर पकड़ा। उसके दिमाग में वह लिफाफा लगातार घूम रहा था। उसे हर हाल में पता लगाना था कि यह सब क्या मतलब रखता है, लेकिन उसे यह काम चुपचाप और होशियारी से करना होगा। एक गलत कदम उसकी सारी संभावनाओं को खत्म कर सकता था। रसोई में पहुंचने पर उसने अपने एप्रन से हाथ पोंछे और एक पल के लिए बैठ गई। उसकी सांसें अब भी तेज थीं। उसका दिमाग तेजी से सवालों और संभावनाओं से भरा हुआ था। अगर यह पत्र सब कुछ बदलने की कुंजी है तो? मारिया को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जितनी गहराई से वह इस रहस्य को खोलेगी, उतना ही वह अपने जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली एक बड़ी सच्चाई के करीब पहुंच जाएगी। रसोई की घड़ी रात के 10 बजे का समय दिखा रही थी, लेकिन मारिया अब भी आराम नहीं कर पाई थी। वह लिफाफा, जिसे
उसने कुछ घंटे पहले पाया था, उसके दिमाग में जलता हुआ महसूस हो रहा था। जब भी वह अपनी आंखें बंद करती, उसे अपने पिता का नाम उस सुंदर लिखावट में दिखाई देता। वह पत्र में लिखी अन्याय की बातों और अपनी परिवार की खोई हुई चीज को वापस पाने की संभावना के बारे में सोचती रही। लेकिन वह यह सब ध्यान आकर्षित किए बिना कैसे कर सकती थी? वह चुपचाप बर्तन धो रही थी, जबकि पैट्रिशिया बगल के कमरे में फैशन शो का एक कार्यक्रम देख रही थी। उसके जूते कांच की मेज पर आराम कर रहे थे। कभी कभी पैट्रिशिया जोर से हंसती, जैसे किसी की बदनसीबी पर मजे ले रही हो। मारिया के पेट में एक अजीब सा घबराहट भरा एहसास होने लगा। मारिया! पैट्रिशिया की घमंडी आवाज गूंजी। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो मेरा चाय तैयार करना, और इस बार सही बनाना, समझी? मारिया ने गहरी सांस ली और भागने की अपनी इच्छा को दबाने की कोशिश की, लेकिन चाय बनाने से पहले उसे अगला कदम सोचना था। शायद वह माली से मदद मांग सकती थी, जो सालों से इस घर में काम कर रहा था और परिवार के कई रहस्यों को जानता था। लेकिन समय तेजी से उसके खिलाफ काम कर रहा था। अचानक एक तेज आवाज ने उसके विचारों में खलल डाल दिया। पैट्रिशिया तेजी से उठी और रसोई की तरफ भागी। तुम ये क्या कर रही हो, मारिया? उसने चिल्लाते हुए उस पतीली की तरफ इशारा किया जो फर्श पर गिर गई थी। गलती हो गई मैडम, मैं तुरंत साफ कर देती हूँ। बेशक गलती हो गई, क्योंकि तुमसे कोई काम ठीक से होता ही नहीं। मुझे तुम्हें बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था। लेकिन सुनो, अब और नहीं, तुम नौकरी से निकाली जाती हो। ये शब्द मारिया के दिल पर किसी भारी पत्थर की तरह गिरे। कुछ पलों के लिए वह स्तब्ध रह गई। उसका हाथ अब भी तौलिया पकड़े हुए कांप रहा था। कृपया मैडम, ऐसा मत कीजिए। मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। मेरी माँ बीमार है और मुझे तुम्हारी दुख भरी कहानियां नहीं सुननी है। अपनी चीजें पैक करो और यहां से निकल जाओ, वरना मैं किसी को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगी। मारिया की आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्हें वह रोक नहीं पाई। उसके संघर्ष से अर्जित सब कुछ उसके सामने बिखरता हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन ठीक उसी पल रसोई के दरवाजे से एक अनपेक्षित आवाज गूंजी। वह कहीं नहीं जाएगी। पैट्रिशिया तेजी से पीछे मुड़ी और मारिया ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह रॉबर्टो था, वह रहस्यमयी आदमी जिसे उसने घर में कई बार देखा था, लेकिन जिसने कभी सीधे उससे बात नहीं की थी। उसने सूट पहना हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ठंडा और गंभीर भाव था। रॉबर्टो, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, पैट्रिशिया ने संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए कहा। यह लड़की अयोग्य है और उसे निकालने का फैसला मेरा है। रॉबर्टो कुछ कदम आगे बढ़ा। उसके जूते संगमरमर के फर्श पर गूंज उठे। उसने सीधे मारिया की तरफ देखा, जैसे उसे बिना कुछ कहे शांत रहने का संकेत दे रहा हो। फिर उसने पैट्रिशिया की ओर रुख किया। मुझे लगता है कि तुम बात को समझ नहीं रही हो। यह घर पूरी तरह तुम्हारा नहीं है, और इससे पहले कि तुम कोई जल्दबाजी में फैसला लो, मेरा सुझाव है कि तुम इस पर दोबारा सोचो। पैट्रिशिया ने भौहें चढ़ा लीं। उलझन में, तुम कहना क्या चाहते हो? बस इतना कि कुछ फैसले गंभीर परिणाम ला सकते हैं। मारिया यह सब चुपचाप देख रही थी। ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर चल क्या रहा है। रॉबर्टो बीच में क्यों आया? उसने यह क्यों कहा कि घर पैट्रिशिया का नहीं है? इससे पहले कि मारिया कुछ और सोच पाती, रॉबर्टो उसके पास आया और धीमी आवाज में कहा, चिंता मत करो मारिया, तुम कहीं नहीं जा रही हो, बल्कि तुम जल्द ही कुछ ऐसा जानने वाली हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। उस रात का अंत वैसा नहीं होने वाला था जैसा मारिया ने सोचा था, और रॉबर्टो के अगले शब्द उस रहस्य के दरवाजे खोलने वाले पहले कदम थे जो उसकी जिंदगी में एक धमाकेदार मोड़ लाने वाला था। रसोई में कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया जब रॉबर्टो ने हस्तक्षेप किया। पैट्रिशिया, जो अभी भी उसके शब्दों को समझने की कोशिश कर रही थी, ने अपने बाजू क्रॉस किए और एक व्यंग्यात्मक नजर डाली। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहां आकर मुझे मेरे ही घर में यह बताने का हक रखते हो कि मुझे क्या करना है? रॉबर्टो, उसने एक बनावटी हंसी के साथ कहा, तुम परिवार के एक दोस्त हो सकते हो, लेकिन यह फैसला मेरा है। रॉबर्टो शांत रहा, लेकिन उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जो यह साफ बता रहा था कि वह मजाक नहीं कर रहा है। उसने मारिया के पास जाकर उसके कंधे पर हल्का लेकिन भरोसेमंद हाथ रखा और पैट्रिशिया की तरफ देखा। नहीं पैट्रिशिया, यह सिर्फ तुम्हारा फैसला नहीं है, पूरी तरह नहीं।
उसने एक पल के लिए रुक कर देखा कि कैसे पैट्रिशिया का घमंडी चेहरा भ्रम में बदलने लगा। क्या तुम्हें कभी नहीं लगा कि मैं इस घर में अक्सर क्यों आता हूं? मैं हमेशा आसपास रहता हूं, लेकिन सीधे मामलों में शामिल नहीं होता। क्यों? पैट्रिशिया ने खुद को संभालने की कोशिश में एक कदम पीछे लिया। तुम कहना क्या चाह रहे हो? रॉबर्टो ने एक पल के लिए मारिया की ओर देखा और फिर पैट्रिशिया की तरफ मुड़ गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस घर और तुम्हारे परिवार की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ऐसे सच से जुड़ा है जिसे तुमने सालों तक छिपाने की कोशिश की, लेकिन अब सच को और छिपाया नहीं जा सकता। मारिया की टांगें कांपने लगीं। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन अब यह डर के कारण नहीं था। वह लिफाफा और उसमें छिपा सच उसकी यादों में गूंज रहा था। पैट्रिशिया ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, यह सब बकवास है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? रॉबर्टो ने एक और कदम आगे बढ़ाया, दोनों के बीच की दूरी को और घटाते हुए। मैं मैनुअल दो सांतोस की बात कर रहा हूं। वह आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन तुम्हारे परिवार ने उसे धोखा दिया और उसकी सारी संपत्ति छीन ली। मारिया के पिता का नाम उसके कानों में गूंजने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे लगा जैसे फर्श उसके पैरों के नीचे से हिलने लगा हो। रॉबर्टो को उसके पिता के बारे में कैसे पता था? क्या? पैट्रिशिया ने अपने डर को छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज अब पहले जैसी आत्मविश्वास से भरी नहीं थी। यह बहुत पुरानी बात है। इसका इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। रॉबर्टो ने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। इसका हर चीज से लेना देना है, क्योंकि जो संपत्ति मैनुअल से छीनी गई थी वह अब मारिया की है। पैट्रिशिया की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसे किसी ने जोरदार तमाचा मारा हो। यह पागलपन है। यह लड़की तो बस एक नौकरानी है। रॉबर्टो ने उसकी बात को अनसुना करते हुए मारिया की ओर रुख किया, जो अब तक बेहद शांत और स्तब्ध खड़ी थी। मारिया, मुझे पता है कि यह सब सुनकर तुम परेशान हो, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैंने कई सालों तक तुम्हारे पिता के साथ हुए अन्याय की जांच की है, सही समय का इंतजार कर रहा था, और अब वह समय आ गया है। तुम अपना खोया हुआ अधिकार वापस पाने वाली हो। आप कहना क्या चाह रहे हैं? उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि यह लगभग फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। रॉबर्टो ने उसके हाथ थाम लिए। मैं ये कह रहा हूं कि तुम सिर्फ इस घर की नौकरानी नहीं हो, तुम उस संपत्ति की असली हकदार हो जिसे तुम्हारे परिवार से गलत तरीके से छीन लिया गया था। यह हवेली और इसमें मौजूद हर चीज तुम्हारी होनी चाहिए थी, और अब होगी। मारिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह राहत में रो रही है, सदमे में या डर में। पूरी जिंदगी उसे ऐसा महसूस कराया गया था जैसे उसका कोई मूल्य नहीं है, और अब वह एक ऐसी सच्चाई का सामना कर रही थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। पैट्रिशिया, अब भी इस झटके को समझने की कोशिश कर रही थी, ने गुस्से में रॉबर्टो की तरफ कदम बढ़ाया। तुम ऐसे यहां आकर बस यह ऐलान नहीं कर सकते कि वह सब कुछ इसकी है। मैं इसे कभी मंजूर नहीं करूंगी। रॉबर्टो ने एक कदम पीछे लिया, लेकिन उसका संयम बरकरार था। तुम्हें कुछ भी मंजूर करने की जरूरत नहीं है पैट्रिशिया। हमारे पास वे दस्तावेज हैं जो हर चीज को साबित करते हैं। अगर तुमने मारिया को उसका अधिकार लेने से रोका, तो कानूनी नतीजे तुम्हारे लिए भारी होंगे। मारिया ने गहरी सांस ली, अपने अंदर की उस ताकत को इकट्ठा किया जिसे वह हमेशा से कमजोर मानती आई थी। अचानक पैट्रिशिया के शब्द उसे अब इतने शक्तिशाली नहीं लग रहे थे। कुछ उसके अंदर बदल चुका था। उसने अपने आंसू पोंछे और एक कदम आगे बढ़ाकर उस औरत की आंखों में देखा जिसने उसे इतने सालों तक अपमानित किया था। मुझे लगता है मैंने अपनी जिंदगी का काफी हिस्सा माफी मांगने और खुद को छिपाने में बर्बाद कर दिया। अब तुम्हारी बारी है यह देखने की कि सब कुछ खोने का क्या मतलब होता है। पैट्रिशिया ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं निकला। उसने रॉबर्टो की ओर देखा, फिर मारिया की ओर, जैसे किसी समाधान की तलाश कर रही हो, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। और जब पैट्रिशिया अपनी आसन्न हार को समझने की कोशिश कर रही थी, मारिया को आखिरकार एहसास हुआ, अब ताकत उसके हाथों में थी। मारिया लिविंग रूम में एक पुरानी कुर्सी पर बैठी थी। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, क्योंकि वह उन दस्तावेजों की कॉपी पकड़कर बैठी थी जो रॉबर्टो ने उसे अभी दिए थे। वह पुराने कागज वर्तमान और अतीत के बीच एक पुल जैसे थे,
जिनकी हर पंक्ति उसे उसकी जिंदगी की एक ऐसी कहानी बता रही थी जिसके बारे में उसे कभी पता नहीं था। क्या यह सब सच है? मारिया ने पूछा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रॉबर्टो उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया और उसके हाथों को मजबूती से थाम लिया। हाँ, मारिया, मुझे पता है कि यह सब पचा पाना कठिन है, लेकिन ये दस्तावेज सब कुछ साबित करते हैं। तुम्हारे पिता ही उस जमीन के असली मालिक थे जिस पर यह घर बना है। उन्हें धोखा दिया गया, नकली अनुबंधों के जरिए सब कुछ छीन लिया गया। पैट्रिशिया के परिवार ने इसका वर्षों तक फायदा उठाया। मारिया ने अपने हाथ चेहरे पर रख लिए और बचपन की यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं। उसके पिता का देर रात घर लौटना, थका हुआ लेकिन हमेशा मुस्कुराता चेहरा। उसने कभी शिकायत नहीं की थी, लेकिन अब मारिया समझ रही थी कि उसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक कितना कुछ सहा था। क्या मेरे पिता को यह पता था? मारिया ने अपने चेहरे से हाथ हटाकर रॉबर्टो की ओर देखा। रॉबर्टो ने धीरे से सिर हिलाया। उन्हें पता था, इसलिए उन्होंने लड़ने की कोशिश की। यह चिट्ठी, रॉबर्टो ने उस लिफाफे की ओर इशारा किया जो मारिया ने ऊपर कमरे में पाया था। एक वकील ने लिखी थी जो उन्हें मदद देने के लिए तैयार था, लेकिन न्याय पाने से पहले ही तुम्हारे पिता की मौत हो गई और उनके बाद यह लड़ाई वहीं खत्म हो गई। कोई नहीं। ये शब्द मारिया के दिमाग में गूंजने लगे। उसे लगा जैसे वह अपने पिता की विरासत को भुला चुकी हो, लेकिन उसी वक्त उसके अंदर कुछ जाग उठा, एक ऐसी ताकत जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह धीरे धीरे खड़ी हुई, जैसे उस नई जिम्मेदारी के वजन के साथ तालमेल बिठा रही हो। अब मुझे क्या करना चाहिए? उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए पूछा। रॉबर्टो हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता थी। अब फैसला तुम्हारा है। तुम्हारे पास कानूनी अधिकार है कि जो कुछ भी तुमसे छीना गया था उसे वापस ले सको। इसमें यह हवेली और पैट्रिशिया के परिवार के कुछ व्यवसाय भी शामिल हैं। मारिया ने गहरी सांस ली। यह ऐसा था मानो पूरी दुनिया उसके सामने बदले की पेशकश कर रही हो। एक हिस्सा उसे तुरंत पैट्रिशिया को बाहर निकालने और उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए उकसा रहा था, लेकिन उसके अंदर की विनम्रता उसे रोक रही थी, जिससे वह इस फैसले को आसानी से नहीं ले पा रही थी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, पैट्रिशिया गुस्से में भरी हुई कमरे में घुस आई। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। यह ऐसे नहीं चलेगा, उसने चिल्लाया। मेरा वकील इस बेतुकी कहानी का अंत कर देगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अचानक यहां आकर मेरा सब कुछ छीन सकती हो? मारिया ने गहरी सांस ली। पैट्रिशिया अब भी नहीं समझ पा रही थी। मारिया बदला नहीं चाहती थी, वह इंसाफ चाहती थी, और अब पहली बार वह इसके लिए लड़ने को तैयार थी। मैं तुमसे कुछ नहीं छीन रही हूं पैट्रिशिया, मैं तो बस वही वापस ले रही हूं जो मेरे परिवार से चुराया गया था। पैट्रिशिया ने उपेक्षा से नाक चढ़ाई, जैसे वह इस बात को स्वीकार ही नहीं कर सकती थी। तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। तुम हमेशा कमजोर रही हो, हमेशा सिर झुकाकर चलती हो। तुम तो बस एक नौकरानी हो। उसके शब्द मारिया को चुभे, लेकिन पहले जैसे नहीं। वह अब वह लड़की नहीं थी जिसे पैट्रिशिया ने सालों तक नीचा दिखाया था। शायद पहले मैं कमजोर थी, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं कौन हूं, और मुझे यह भी पता है कि मेरे पिता ने व्यर्थ में संघर्ष नहीं किया था। रॉबर्टो खड़ा हुआ और पैट्रिशिया की ओर कदम बढ़ाए। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। पैट्रिशिया, मेरा सुझाव है कि तुम वह समझौता स्वीकार कर लो जो हम तुम्हें दे रहे हैं। अगर तुमने इसे रोकने की कोशिश की तो हर चीज सबके सामने आ जाएगी। नकली अनुबंध, रिश्वत। पैट्रिशिया की आंखें चौड़ी हो गईं और पहली बार उसके चेहरे पर असली डर नजर आया। तुम्हारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है। हमारे पास सबूत है, रॉबर्टो ने तुरंत कहा, और मैं गारंटी देता हूं कि ऐसा स्कैंडल तुम्हारे परिवार की प्रतिष्ठा को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। मारिया ने एक मजबूत कदम आगे बढ़ाया। मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहती पैट्रिशिया, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि अन्याय हमेशा बिना सजा के नहीं रहता। कुछ पलों के लिए पैट्रिशिया चुप रही। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं। वह जैसे खुद को पूरी तरह हारता हुआ महसूस कर रही थी। मारिया ने गहरी सांस ली। उसे उस फैसले का वजन महसूस हो रहा था जो वह लेने वाली थी। वह पैट्रिशिया को उसी वक्त बर्बाद कर सकती थी, लेकिन उसे पता था कि असली जीत बदले से नहीं आती। असली जीत गरिमा के साथ आगे बढ़ने में थी।
मैं चाहती हूं कि तुम इस घर से बाहर निकलो। मारिया ने पैट्रिशिया की ओर देखा। और जब तुम बाहर जाओ तो अपने की पर विचार करना। मैं तुम्हें बर्बाद कर सकती थी, लेकिन मैं तुम जैसी नहीं हूं। पैट्रिशिया कुछ कहने के लिए मुड़ी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसने रॉबर्टो की ओर देखा, फिर मारिया की ओर, जैसे कोई रास्ता ढूंढ रही हो, लेकिन कोई बचाव नहीं था। उसने बिना कुछ कहे मुड़कर कदम बढ़ा दिए और उसके ऊंची एड़ी वाले जूतों की आवाज हवेली में आखिरी बार गूंजी। रॉबर्टो ने मारिया के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराया। तुमने सही फैसला लिया। मारिया ने गहरी सांस ली, मानो उस सच की ताकत को महसूस कर रही हो। शायद, लेकिन अभी मुझे बहुत कुछ करना है। और जैसे ही पैट्रिशिया बाहर निकली, मारिया ने महसूस किया कि वह सिर्फ एक हवेली की मालिक नहीं बन रही थी, वह अपने खुद के भविष्य की बागडोर संभाल रही थी। अगली सुबह हवेली की रंगीन खिड़कियों से सूरज की रोशनी छनकर दीवारों पर रंग बिरंगी छायाएं बना रही थी। पहली बार मारिया हवेली के गलियारों में नए एहसास के साथ चल रही थी। सत्ता। यह अहंकार नहीं था, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास था जो यह जानने से आता है कि अब वह वहीं है जहां उसे होना चाहिए। अब जब वह पैट्रिशिया के परिवार के पुराने चित्रों के सामने से गुजरती तो सिर झुकाने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ये गलियारे अब उसके थे। मुख्य हॉल में रॉबर्टो एक चमड़े की कुर्सी पर बैठा हुआ था और उन दस्तावेजों को पढ़ रहा था जो उसने संपत्ति के हस्तांतरण को आधिकारिक बनाने के लिए तैयार किए थे। जब मारिया कमरे में दाखिल हुई तो उसने हल्की मुस्कान दी और उसे सामने बैठने का इशारा किया। रात को नींद अच्छी आई? रॉबर्टो ने कागजों को मोड़ते हुए पूछा। मारिया ने हल्की लेकिन सच्ची मुस्कान दी। वर्षों बाद यह पहली शांतिपूर्ण रात थी। रॉबर्टो ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी गंभीर नजरें यह बता रही थीं कि अभी कुछ महत्वपूर्ण बात बाकी थी। तो मारिया, क्या तुम सब कुछ संभालने के लिए तैयार हो? ये हवेली, इसके आसपास की संपत्तियां और परिवार के कुछ व्यवसाय अब तुम्हारे हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है। मारिया की मुस्कान एक पल के लिए गायब हो गई। शर्त? रॉबर्टो थोड़ा आगे झुका और अपने घुटनों पर कोहनियां टिकाकर उसे गौर से देखने लगा। हाँ, तुम्हें सब पर पूरा नियंत्रण मिलेगा, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह बदलाव धीरे धीरे और चुपचाप हो। अगर हमने जल्दबाजी की तो पैट्रिशिया कानूनी रास्ता अपनाने की कोशिश कर सकती है, और भले ही हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, कोर्ट के केस लंबे और जटिल हो सकते हैं। मारिया ने अपने निचले होंठ को काटते हुए इस स्थिति पर विचार किया। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह पैट्रिशिया को बिना दंड के नहीं जाने दे सकती थी और न ही वर्षों तक कानूनी अड़चनों का सामना कर सकती थी। उसके पिता ने बहुत लंबा इंतजार किया था और वह वही गलती दोहराना नहीं चाहती थी। तुम्हारा सुझाव क्या है? उसने पूछा। रॉबर्टो मुस्कुराया, जैसे उसे इसी सवाल की उम्मीद थी। मैं चाहता हूं कि तुम पहले यहां पूरी तरह स्थापित हो जाओ, हवेली का नियंत्रण संभाल लो, लेकिन कुछ हफ्तों के लिए ऐसा दिखाओ जैसे तुम अभी भी एक नौकरानी हो। इससे हमें कानूनी प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने का समय मिलेगा, और जब तक पैट्रिशिया को इसका एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मारिया की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उस स्थिति में होना जहां उसके पास सारी शक्ति हो, लेकिन फिर भी खुद को एक कर्मचारी की तरह दिखाना पड़े, अजीब और असहज लग रहा था। लेकिन वह जानती थी कि रॉबर्टो सही था। अगर वह पूरी न्याय की चाह रखती थी तो उसे रणनीतिक बनना होगा। और जब मैं यहां रहूंगी तो मुझे क्या करना होगा? उसने पूछा। ध्यान देना। रॉबर्टो की आंखों में एक चमक थी। हर बात पर नजर रखो। देखो कि पैट्रिशिया दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करती है, कैसे वह स्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करती है। हम उसके हर कदम को बाद में उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। मारिया ने गहरी सांस ली। यह आदर्श योजना नहीं थी, लेकिन शायद सबसे समझदारी भरी थी, और एक तरह से उसे यह विचार पसंद आया कि वह अपनी ही हवेली में एक प्रकार की जासूस बन जाएगी। मैं तैयार हूं, उसने खड़े होते हुए कहा। मैं यह अपने पिता के लिए करूंगी। रॉबर्टो ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व होगा। मारिया खिड़की की ओर चली गई, जहां से वह सामने के बगीचे को देख रही थी। वह वही बगीचा था जहां उसने कई बार पतझड़ में गिरी पत्तियों को झाड़ू से साफ किया था। अब वह बगीचा उसका था, लेकिन अभी कोई नहीं जानता था।
पैट्रिशिया फिलहाल हवेली से बाहर थी, लेकिन वह जल्द ही लौटने वाली थी, और जब वह लौटेगी तो उसे एक बदली हुई मारिया का सामना करना पड़ेगा। और पैट्रिशिया का क्या? मारिया ने बिना खिड़की से नजरें हटाए पूछा। वह लौटेगी, रॉबर्टो ने कहा, लेकिन इस बार तुम तैयार होगी। अगली बार जब वह तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करेगी तो तुम उसके हर शब्द और कदम पर नियंत्रण रखोगी। मारिया ने धीरे से सिर हिलाया, उस फैसले का वजन महसूस करते हुए जो उसने लिया था। यह सिर्फ सत्ता की बात नहीं थी, यह खुद को साबित करने की बात थी। यह दिखाने की कि जब किस्मत ने उसे हार मानने की सभी वजहें दी, उसने लड़ने का फैसला किया। रॉबर्टो, तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारी मदद के बिना मैं नहीं जानती थी कि क्या करती। रॉबर्टो ने एक स्नेही मुस्कान दी। तुम खुद रास्ता निकाल लेती। तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिता की ताकत है। मारिया जानती थी कि वह सही कह रहा था, और अब पहली बार वह उस ताकत का उपयोग करने के लिए तैयार थी। लेकिन जो बात मारिया नहीं जानती थी वह यह थी कि पैट्रिशिया इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। असली लड़ाई तो अब शुरू हो रही थी। दोपहर गर्म और उमस भरी थी, लेकिन हवेली के अंदर माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण था। मारिया एप्रन पहने और सफाई की बाल्टी हाथ में लिए गलियारों में मजबूत कदमों से चल रही थी। बाहर से वह वही विनम्र नौकरानी लग रही थी जो हमेशा थी, लेकिन अंदर से वह जानती थी अब वह शिकार नहीं थी। अब यह हवेली उसकी थी। पैट्रिशिया उसी सुबह वापस आई थी, अपनी वही पुरानी घमंडी चाल के साथ, बिना इस बात का अंदाजा लगाए कि उसके अधिकार के दिन गिने चुने रह गए हैं। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजे से कदम रखा, उसने मारिया को देखा तक नहीं, बस अपना डिजाइनर बैग फर्श पर फेंक दिया और कठोर स्वर में आदेश दिया, इसे उठाओ और मेरे कमरे में रख दो, और मेरे लिए बिना चीनी वाला संतरे का जूस तैयार करो। जल्दी करो। मारिया ने बिना कुछ कहे बैग उठा लिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी सोच तेजी से दौड़ने लगी। अब समय आ चुका था पैट्रिशिया की विशेषाधिकारों की इमारत को धीरे धीरे तोड़ने का। फ्लैशबैक, पिछली रात रॉबर्टो के साथ बातचीत। रॉबर्टो ने साफ साफ कहा था, उसकी कही हर बात का इस्तेमाल उसके खिलाफ करो। हर बार जब वह तुम्हारा अपमान करे तो उसे यह एहसास भी न हो कि वह अपने खिलाफ सबूत दे रही है। जितना ज्यादा वह खुद को ताकतवर समझेगी, उसकी हार उतनी ही बड़ी होगी। इसी योजना के साथ मारिया सीढ़ियों से होते हुए पैट्रिशिया के कमरे की ओर बढ़ी। रास्ते में उसके विचार उसे घेरने लगे। वर्षों तक उसने इस पल के बारे में सोचा था जब वह अपनी मालकिन से बदला ले सकेगी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि असली जीत सीधे टकराव में नहीं थी। बदला धीरे धीरे लिया जाना चाहिए, और वह भी सटीक निशाने के साथ। कमरे में उसने देखा कि बिस्तर पर एक मोबाइल फोन रखा हुआ है। शायद पैट्रिशिया जल्दबाजी में इसे वहीं छोड़ गई थी। मारिया धीरे से उसके पास गई और स्क्रीन को देखा। हाल की कुछ वकीलों की चैट्स स्क्रीन पर दिख रही थीं, जिनमें पारिवारिक वसीयत में संभावित बदलावों का जिक्र था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बैग को अलमारी में रखकर मारिया नीचे रसोई की ओर चल पड़ी और संतरे का जूस तैयार करने लगी। जब वह संतरे काट रही थी, उसके मन में उन सारे अपमानों की यादें ताजा हो गईं। फर्श पर गिराई गई कॉफी, चिल्लाहटें, तिरस्कार भरी नजरें, अब ये सारी यादें उसकी ताकत बन चुकी थीं। जब जूस तैयार हो गया तो उसने गहरी सांस ली और उसे लेकर कमरे में गई, जहां पैट्रिशिया सोफे पर आराम से बैठी टीवी पर गपशप का कार्यक्रम देख रही थी। मारिया ने चुपचाप उसके सामने जूस का गिलास रखा। आखिरकार, पैट्रिशिया ने शिकायत भरे स्वर में कहा, गिलास उठाते हुए। उसने एक घूंट लिया और तुरंत अपना चेहरा सिकोड़ लिया। मैंने कहा था बिना चीनी के। तुम मुझे जहर देने की कोशिश कर रही हो क्या? मारिया ने चेहरे पर एक शांत भाव बनाए रखा, लेकिन अंदर से वह मुस्कुरा रही थी। माफ कीजिए मैडम, क्या मैं इसे फिर से बनाऊं? नहीं, बस मेरी नजरों से दूर हो जाओ, पैट्रिशिया ने गिलास मेज पर रखते हुए कहा। मारिया मुड़ी और रसोई की ओर बढ़ने लगी, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचकर उसने रुककर अपने कंधे के ऊपर से देखा। मैडम पैट्रिशिया, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूं? उसकी आवाज शांत थी, लगभग मासूम लग रही थी। पैट्रिशिया ने अपनी भौहें चढ़ाईं, लेकिन सीधे उसकी तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। अब क्या है?
क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब एक दिन खत्म हो सकता है? मारिया ने कमरे के चारों ओर देखा। उसकी नजरें महंगे फर्नीचर और कीमती सजावट पर टिक गईं। अगर किस्मत पलट जाए और कोई और इस सब का मालिक बन जाए तो? पैट्रिशिया ने एक बनावटी हंसी छोड़ी। तुम परियों की कहानियों पर यकीन करती हो, मारिया। तुम्हारे जैसे लोग पैदा ही दूसरों की सेवा करने के लिए होते हैं। यही तुम्हारी जगह है। मुझे ऐसी किसी किस्मत की चिंता नहीं है, क्योंकि यह सब मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मारिया ने हल्की मुस्कान दी, जैसे उसे ठीक उसी पुष्टि की जरूरत थी। समझ गई मैडम, आपके जवाब के लिए धन्यवाद। वह वापस रसोई में चली गई, लेकिन अब पैट्रिशिया की हर बात उसके दिमाग में सबूत के रूप में दर्ज हो चुकी थी। जल्द ही वही शब्द उसके खिलाफ हथियार बनेंगे। बदले की पहली चाल यही थी, पैट्रिशिया को खुद अपनी कब्र खोदने देना। उस रात मारिया ने रॉबर्टो को एक संदेश भेजा, जिसमें उसने पैट्रिशिया के फोन पर देखी गई वकीलों की बातचीत और दिन में हुई बातचीत की जानकारी दी। रॉबर्टो का जवाब तुरंत आया, शानदार। सबूत इकट्ठा करती रहो। उसकी हार उतनी ही भारी होगी जितनी वह सोच भी नहीं सकती। मारिया ने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। भले ही उसका दिल जल्दी जीत हासिल करने की इच्छा रखता था, लेकिन उसे पता था कि धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हर बीतते दिन के साथ सबूत मजबूत हो रहे थे, और जब सही समय आएगा तब पैट्रिशिया के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। बस थोड़ा और, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, और फिर नींद में डूब गई। लेकिन मारिया यह नहीं जानती थी कि जब वह अपनी जीत की योजना बना रही थी, उसी वक्त पैट्रिशिया भी अंधेरे में अपनी चालें चल रही थी। असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। रात हवेली में एक भव्य माहौल लेकर आई। झूमरों की सुनहरी रोशनी डाइनिंग हॉल में बिखरी हुई थी, जो चांदी के बर्तनों और क्रिस्टल के गिलासों पर चमक रही थी। लंबी मेज पर सब कुछ बेहद सावधानी से सजाया गया था। पैट्रिशिया ने यह औपचारिक डिनर अपने प्रभावशाली दोस्तों के लिए आयोजित किया था, जो उसकी नज़र में उसकी सामाजिक स्थिति को फिर से साबित करने का एक जरिया था। मारिया थोड़ी दूरी से सब देख रही थी, एप्रन पहने हुए, लिनन के नैपकिन को ठीक करते हुए। उसे पता था कि यह डिनर सिर्फ एक साधारण सामाजिक बैठक नहीं थी। यह बड़ा खुलासा करने का सही मौका था, और रॉबर्टो पहले ही अपनी योजना तैयार कर चुका था। पैट्रिशिया कमरे में रानी की तरह घूम रही थी। उसका लाल लंबा गाउन लोगों का ध्यान खींच रहा था। वह मेहमानों का स्वागत नकली मुस्कान और सतही टिप्पणियों के साथ कर रही थी। उसे मारिया की मौजूदगी का एहसास भी नहीं था, सिवाय उन पलों के जब वह कोई काम करने में देर कर देती थी और पैट्रिशिया उसकी ओर तिरस्कार भरी नजरें डालती थी। मारिया! पैट्रिशिया ने आवाज लगाई, जब वह अपने बालों की एक लट ठीक कर रही थी। वाइन लेकर आओ, हमारी सबसे अच्छी वाइन। मारिया ने चुपचाप सिर हिलाया और रसोई की ओर चली गई, जहां रॉबर्टो पहले से उसका इंतजार कर रहा था। वह एक परफेक्ट सूट में था, लेकिन उसकी आंखों में जो शांति थी, वह माहौल की बढ़ती हुई बेचैनी के विपरीत थी। सब कुछ तैयार है? मारिया ने पूछा, वाइन की बोतल उठाते हुए। पूरी तरह, रॉबर्टो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जब मैं घोषणा करूं तो मैं चाहता हूं कि तुम वहीं मौजूद रहो। यह सिर्फ एक खुलासा नहीं है, यह तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है। मारिया ने गहरी सांस ली, अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश की। उसे पता था कि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। डाइनिंग हॉल में लौटकर मारिया ने वाइन परोसते समय अपने हाथों को स्थिर रखा, भले ही पैट्रिशिया की आलोचनात्मक नजरें उस पर टिकी हुई थीं। डिनर की बातचीत व्यवसाय, अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं और उच्च वर्ग की गपशप के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन मारिया का ध्यान पूरी तरह उस क्षण पर था जब रॉबर्टो इस रात की दिशा को पूरी तरह बदल देगा। डेजर्ट के बाद रॉबर्टो शांति से खड़ा हुआ और अपने क्रिस्टल के गिलास पर हल्के से चम्मच बजाया, सबका ध्यान खींचने के लिए। माफ कीजिएगा, लेडीज और जेंटलमैन, मुझे पता है कि आप सभी इस अद्भुत रात का आनंद ले रहे हैं, लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूं। पैट्रिशिया ने बिना किसी शक के हल्की मुस्कान दी और उसे आगे बोलने का इशारा किया। आप में से बहुत लोग जानते हैं कि मैं वर्षों से इस घर में एक पारिवारिक मित्र के रूप में मौजूद रहा हूं, लेकिन मेरी उपस्थिति का एक खास मकसद था, अतीत में हुए अन्याय की जांच करना। कमरे में सन्नाटा छा गया। पैट्रिशिया की मुस्कान एकदम से गायब हो गई और उसकी आंखों में हल्का भय उभर आया।
कई वर्षों तक इस संपत्ति और इसके साथ जुड़े व्यवसायों के असली मालिक को अंधेरे में रखा गया। लेकिन आज मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि असली उत्तराधिकारी यहाँ मौजूद है। पैट्रिशिया ने घबराहट छिपाने की कोशिश में हंसते हुए कहा, रॉबर्टो, ये क्या मजाक है? तुम तो ऐसा बोल रहे हो जैसे यह कोई परिकथा हो। लेकिन रॉबर्टो नहीं हंसा। उसने सीधे मारिया की ओर देखा और उसे अपने पास आने का इशारा किया। मारिया, यहाँ आओ। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। सभी की नजरें मारिया पर थीं, जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कमरे के केंद्र तक पहुंची। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा बाकी लोग भी उसकी धड़कनें सुन सकते हैं। लेकिन जब वह रॉबर्टो के पास पहुंची, उसने अपना सिर ऊंचा रखा। वह कमजोर लड़की नहीं थी जिसे पैट्रिशिया ने सालों तक दबाया था। वह अब मालिक थी। यह मारिया दोस सांतोस हैं, रॉबर्टो ने कहा। मैनुअल दोस सांतोस की बेटी, जो इस हवेली के असली मालिक थे। पैट्रिशिया के हाथ से वाइन का गिलास गिर गया और टुकड़ों में बिखर गया। मेहमानों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। पैट्रिशिया ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। यह असंभव है। यह तो बस एक नौकरानी है। रॉबर्टो ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और टेबल पर बैठे वकीलों में से एक को दस्तावेज सौंपे। यह कानूनी प्रमाण है, असली अनुबंध, विरासत के रजिस्ट्रेशन और उन धोखाधड़ी वाले कागजात का सबूत जिनकी वजह से मैनुअल दोस सांतोस की संपत्ति छीनी गई थी। न्याय होने जा रहा है और मारिया वह सब कुछ हासिल करेगी जो उसका है। पैट्रिशिया ने मदद के लिए मेहमानों के चेहरों की ओर देखा, लेकिन हर चेहरा उसे अस्वीकार और अविश्वास भरी नजरों से देख रहा था। अब वह शक्तिशाली महिला नहीं लग रही थी। वह एक कोने में फंसी हुई व्यक्ति लग रही थी। मारिया ने गहरी सांस ली और उस साहस को इकट्ठा किया जो उसने वर्षों में खुद में संजोया था। सालों तक मैंने यह सोचा कि मेरा स्थान दूसरों की सेवा करना है, सिर झुकाकर जीना है। लेकिन अब नहीं। मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं आई हूं, पैट्रिशिया। मैं बस वह वापस लेने आई हूं जो हमेशा से मेरा था। पैट्रिशिया एक कदम आगे बढ़ी, जैसे स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही हो। यह एक बड़ी गलती है। तुम मुझे यहां से नहीं निकाल सकती। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस घर में लगाई है, रॉबर्टो ने दृढ़ता से जवाब दिया। तुमने अपनी जिंदगी झूठ पर बनाई थी। अब तुम्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे। पैट्रिशिया ने कुछ और कहने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अब उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वकीलों में से एक ने खड़े होकर दस्तावेजों की पुष्टि कर दी और स्पष्ट कर दिया कि संपत्ति का हस्तांतरण जल्द ही आधिकारिक हो जाएगा। मारिया ने पैट्रिशिया की ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी। केवल वह संतोष था जो वर्षों की अन्याय को सही करने से आता है। मैं तुम्हें अपमानित नहीं करूंगी, पैट्रिशिया, मारिया ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। लेकिन उम्मीद है कि तुम यह समझोगी कि हमारे द्वारा किए गए चुनावों का मूल्य हमें कभी न कभी चुकाना ही पड़ता है। और जैसे ही पैट्रिशिया वहां से चली गई, मेहमानों की चुप्पी के बीच मारिया ने महसूस किया कि अतीत का बोझ आखिरकार खत्म हो गया था। लेकिन असली चुनौती अब भी बाकी थी। अब उसे न केवल अपनी संपत्ति को संभालना था, बल्कि अपने आत्मसम्मान और भविष्य की नई दिशा भी तय करनी थी। मुख्य दरवाजे के बंद होने की आवाज हवेली में गूंज उठी, जैसे किसी लड़ाई का आखिरी वार हो गया हो। पैट्रिशिया शर्मनाक हार के बोझ तले झुकते हुए वहां से चली गई थी, और उसके साथ ही वह सन्नाटा था जो मेहमानों की निगाहों में उसकी गिरती हुई साख को बयां कर रहा था। मारिया कुछ पलों के लिए वहीं खड़ी रही, उस क्षण को पूरी तरह से महसूस करते हुए। सालों तक उसने इस पल के बारे में सोचा था, लेकिन अब जब यह सामने था तो वह वैसा नहीं लग रहा था जैसा उसने कल्पना की थी। कोई खुशी नहीं थी पैट्रिशिया को टूटते हुए देखने में, बस एक गहरी संतुष्टि थी कि न्याय हुआ। रॉबर्टो उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने कमाल कर दिया, मारिया। तुमने अपनी गरिमा बनाए रखी, और ऐसे क्षणों में यह बहुत कम लोग कर पाते हैं। मारिया ने गहरी सांस ली, अपने अंदर उमड़ रही भावनाओं को शांत करने की कोशिश की। यह आसान नहीं था। मेरे अंदर का एक हिस्सा चाहता था कि मैं उसकी आंखों में देखकर उसे सब कुछ सुना दूं जो मैंने इतने सालों तक सहा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। रॉबर्टो हल्के से मुस्कुराया और उसे पास की एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मेहमान धीरे धीरे वहां से जा रहे थे, आपस में फुसफुसाते हुए कि उन्होंने क्या देखा और सुना था।
उनमें से कई लोग अब कभी पैट्रिशिया को पहले की तरह नहीं देख पाएंगे। अब आगे क्या? मारिया ने रॉबर्टो की ओर देखा। सब कुछ सामने आ चुका है। अब यह घर मेरा है, लेकिन यह सब मेरे पिता को वापस नहीं ला सकता। सच है, रॉबर्टो ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें इस अतीत को एक बोझ की तरह हमेशा ढोना होगा। तुम इस अतीत को अपनी ताकत बना सकती हो और कुछ नया बना सकती हो। मारिया ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी उंगलियां अब भी कुर्सी के हत्थे को कसकर पकड़ रही थीं। यादों का बोझ हल्का लगने लगा था, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं हुआ था। उसे पता था कि असली चुनौती यह संपत्ति हासिल करने में नहीं थी, बल्कि यह तय करने में थी कि वह इसके साथ आगे क्या करेगी। मैं इस जगह को बदलना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि यह घर उन अन्यायों का प्रतीक बने जो मेरे पिता ने सहे। मैं इसे एक नई कहानी का प्रतीक बनाना चाहती हूँ। रॉबर्टो ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता भी यही चाहते। तभी एक वकील, जो पूरी प्रक्रिया में उनकी मदद कर रहा था, कमरे में दाखिल हुआ और एक लिफाफा पकड़े हुए उनके पास आया। उसने मारिया को लिफाफा सौंपते हुए सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। यह अभी अभी आया है। यह आधिकारिक सूचना है कि आपके पिता की संपत्ति से जुड़ी सभी प्रॉपर्टीज अब आपके नाम पर स्थानांतरित हो गई हैं। मारिया ने लिफाफा अपने हाथ में लिया। कागज की ठंडी और भारी सतह उसे एक ठोस प्रमाण की तरह महसूस हो रही थी कि उसकी लड़ाई खत्म हो चुकी थी। उसने धीरे से लिफाफा खोला और पहली पंक्तियों को पढ़ा। बिना किसी चेतावनी के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू न तो दर्द के थे और न ही असहायता के। ये राहत के आंसू थे। यह सच है, उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे खुद को यकीन दिला रही हो। हाँ, यह सच है। तुमने यह कर दिखाया, रॉबर्टो ने जवाब दिया। कुछ पलों के लिए उसने आंसुओं को बहने दिया, बिना किसी शर्म के। यह एक लंबी यात्रा का अंत था और एक नई शुरुआत की घोषणा। भले ही पैट्रिशिया को इस घर से निकाल दिया गया हो, लेकिन मारिया की असली जीत उसकी आत्मा के अंदर थी। यह विश्वास कि उसने सही काम किया। अब पैट्रिशिया का क्या होगा? मारिया ने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा। पैट्रिशिया को कानूनी नतीजों का सामना करना होगा। धोखाधड़ी और संपत्ति के गलत इस्तेमाल के लिए केस दायर हो चुका है, लेकिन चिंता मत करो, उसके पास जीने के लिए पर्याप्त होगा। यह बदले की बात नहीं है। मारिया कुछ क्षणों के लिए चुप रही, उन शब्दों को अपने अंदर समेटते हुए। रॉबर्टो सही था। यह पैट्रिशिया को खत्म करने के बारे में नहीं था, बल्कि न्याय को बहाल करने के बारे में था। तो अब सब खत्म हो गया, उसने कहा, खिड़की की ओर चलते हुए। बाहर हवा पेड़ों को धीरे धीरे हिला रही थी और मिट्टी की ताजी खुशबू हवा में घुली हुई थी। हाँ, रॉबर्टो ने जवाब दिया। अब तुम आगे बढ़ सकती हो, और अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मारिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर देखा। उसके पिता हमेशा कहा करते थे कि वह मजबूत है, भले ही वह खुद पर विश्वास नहीं करती थी। अब उसे समझ में आ गया था कि उनके कहने का क्या मतलब था। मैं इस हवेली को केवल सत्ता का प्रतीक नहीं रहने दूंगी, उसने रॉबर्टो की ओर मुड़ते हुए कहा। मैं इसे उन लोगों की मदद के लिए एक केंद्र बनाना चाहती हूं जो मेरे जैसे संघर्षों से गुजरे हैं। मैं चाहती हूं कि यह जगह एक संदेश बने कि न्याय मौजूद है, भले ही देर से ही क्यों न मिले। रॉबर्टो ने गर्व से सिर हिलाया। यह तुम्हारे पिता के लिए एक आदर्श विरासत होगी। कमरे से बाहर जाने से पहले मारिया ने उस जगह पर एक आखिरी नजर डाली जहां उसने सिर झुकाकर फर्श को साफ किया था। अब वह वहीं खड़ी थी, लेकिन एक मालिक की तरह, और उससे भी बढ़कर एक ऐसी महिला की तरह जिसने अपनी आवाज पा ली थी। धन्यवाद, रॉबर्टो, और धन्यवाद इस बात के लिए कि तुमने मुझ पर तब भरोसा किया जब मैंने खुद पर भरोसा नहीं किया। रॉबर्टो मुस्कुराया और कहा, तुम पर भरोसा करना आसान था। तुम्हारे अंदर हमेशा से यह ताकत थी। तुम्हें बस किसी की जरूरत थी जो तुम्हें इसका एहसास दिला सके। लेकिन भले ही न्याय मिल चुका था, मारिया जानती थी कि उसका असली उद्देश्य अभी शुरू ही हुआ है, और अब वह उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनाने के लिए तैयार थी। सूरज धीरे धीरे उग रहा था, हवेली को इस तरह रोशन कर रहा था जैसे यह पहली बार हो। सुनहरी रोशनी गलियारों, फर्नीचर और उन बगीचों को नहलाए हुए थी जिन्हें अब मारिया अपना कहती थी। लेकिन जितना लोग सोच सकते थे, यह उसकी नई जिंदगी का मतलब नहीं था।
वह रेशमी चादरों में सोने या अपने नए मिले ऐश्वर्य का आनंद लेने में व्यस्त नहीं थी। इसके बजाय वह बरामदे में बैठी थी, हाथों में गर्म चाय का कप लिए हुए, दुनिया को जागते हुए देख रही थी। आज की सुबह कुछ अलग थी, लेकिन यह अंतर हवेली में नहीं था। यह अंतर उसके अंदर था। पहली बार उसे न तो डर था, न असुरक्षा, और न ही वह अपमान का घुटन भरा एहसास जो उसे सालों तक सताता रहा था। आज उसके अंदर बस शांति थी। कुछ देर बाद रॉबर्टो वहां पहुंचा, हाथ में दस्तावेजों वाली एक फाइल लिए हुए। उसने एक हल्का कैजुअल सूट पहन रखा था, लेकिन उसकी गर्मजोशी भरी मुस्कान वैसी ही थी। अगले कदम के लिए तैयार हो? उसने पूछा। उसके पास बैठते हुए मारिया मुस्कुराई और चाय का एक घूंट लेने के बाद जवाब दिया, इससे ज्यादा कभी नहीं। रॉबर्टो ने फाइल खोली और उन कागजों को निकाला जिन पर हस्ताक्षर करके मारिया अपने नए प्रोजेक्ट को औपचारिक रूप देगी। हवेली के एक हिस्से को उन लोगों के लिए सहायता केंद्र में बदलना जो कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। यह एक ऐसी जगह होगी जहां युवाओं, महिलाओं और परिवारों को सहारा, शिक्षा और नई शुरुआत के मौके मिलेंगे, जैसा कि उसने अपनी जिंदगी में पाया था। तुम्हें यकीन है? रॉबर्टो ने गहराई से उसे देखते हुए पूछा। तुम आराम से और बिना किसी चिंता के जिंदगी जी सकती हो। मारिया ने सिर हिलाया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। नहीं, यह सही नहीं होगा। मुझे अपनी जिंदगी बदलने का मौका मिला और अब मैं दूसरों को यह मौका देना चाहती हूं। मेरे पिता हमेशा कहा करते थे कि सबसे बड़ी जीत वह होती है जब आप दूसरों को भी जीतने में मदद कर सकें। रॉबर्टो ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो शुरू करते हैं। जब मारिया ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए तो उसे एक अलग ही एहसास हुआ। वह अब कुछ ऐसा बना रही थी जो टिकेगा, जो उसके पिता के बलिदानों और उसकी खुद की संघर्षपूर्ण यात्रा का सम्मान करेगा। हस्ताक्षर करने के बाद रॉबर्टो कुछ देर चुप रहा, फिर पूछा, और पैट्रिशिया का क्या? मारिया ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी नजरें स्थिर और आत्मविश्वास भरी थीं। मैं उसके लिए बुरा नहीं चाहती। जो उसने किया वह गलत था, लेकिन मैं अपने साथ नफरत का बोझ लेकर नहीं चलना चाहती। उसे कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ेगा और शायद इससे वह कुछ सीख भी ले सके, लेकिन मैं अपनी राह पर आगे बढ़ रही हूं। रॉबर्टो ने सिर हिलाया, मारिया की परिपक्वता से प्रभावित होकर। तुम सच में खास हो, मारिया। खास इसलिए नहीं कि तुमने जीत हासिल की, बल्कि इसलिए कि तुमने इसे सही तरीके से हासिल किया। मारिया हल्की मुस्कान के साथ उठी और बरामदे की रेलिंग की ओर चली गई, जहां से वह उस बगीचे को देख सकती थी जिसे कभी वह नौकरानी बनकर साफ किया करती थी। अब वह बगीचा उसका था, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह उसकी आंतरिक परिवर्तन की कहानी का प्रतीक बन गया था। उसे वह समय याद आया जब वह सिर झुकाकर घर के फर्श को साफ करती थी और पैट्रिशिया की चिल्लाहटों को सहते हुए सोचती थी कि क्या कभी उसकी जिंदगी बदलेगी। अब उसे समझ आ गया था कि किस्मत अपने आप नहीं बदलती। उसे बदलने के लिए आपको लड़ना पड़ता है, भले ही वह लड़ाई असंभव सी लगे। मुझे याद है जब मैं इस घर के हर कोने को साफ करते हुए आजाद होने का सपना देखती थी, और अब मुझे समझ में आया कि आजादी मुझे तब नहीं मिली जब मैं इस जगह की मालिक बनी। वह तब मिली जब मैंने यह फैसला किया कि मैं इससे ज्यादा की हकदार हूं। रॉबर्टो ने उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है। मारिया ने आखिरी बार हवेली की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। अब यह जगह उसकी पहचान नहीं थी। उसकी असली पहचान वह यात्रा थी जिसने उसे यहां तक पहुंचाया। घर के अंदर लौटने से पहले उसने एक अंतिम विचार किया। कभी कभी जो हार लगती है वह सिर्फ एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। अगर आपको कभी अपमानित किया गया है, खारिज किया गया है या ऐसा महसूस कराया गया है कि आपकी कोई कीमत नहीं है, तो याद रखें, दुनिया आपको गिराने की कोशिश कर सकती है, लेकिन आपकी दृढ़ता को कोई नहीं चुरा सकता। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अपने खुश अंत के लिए लड़िए, क्योंकि वह आपकी कल्पना से भी बड़ा हो सकता है। क्या आपको यह संघर्ष और जीत की कहानी पसंद आई? तो इसे लाइक करें, नीचे कमेंट करें कि कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित कर गया, और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आज प्रेरणा की जरूरत है। याद रखें, आप भी अपनी जिंदगी का रास्ता बदल सकते हैं।